डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर सिक्योरिटी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, अपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब बताइएगा, ज़ाहिर है दुश्मन को जोम तो था, अपनी ताकत पर जोम था, वो हमसे कई गुना बड़ी फ़ौज भी हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, हम भी आपको पता है हम वक्त तैयार रहते हैं, हमने भी एक्सेलेंस हासिल की हुई है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या ट्रेनिंग हो। What were those deciding factors जिन्होंने इतना बड़ा फ़र्क क्रिएट कर दिया between the two parties? शुक्रिया अब्दुल्ला सुल्तान साहब। देखिए, इंडियन फौज को ये था कि उनकी जो गवर्नमेंट उनको $92 बिलियन का दिफाई बजट हर साल देती है, और पिछले कई सालों से तकरीबन 10, 12, 14 साल से इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा है दुनिया में, और ये बड़े डिक्लेयर्ड फैक्ट्स हैं। तो वो एक ओवर कॉन्फिडेंस था। प्लस इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि नरेंद्र मोदी ये समझते थे कि मैंने इनको बड़े राफेल और S-400 लेके दिए हुए हैं, तो मैं भी जरा ट्राई करूं। और आपको पता है वो थोड़ी थोड़ी बार हर 2, 4, 3 साल बाद वो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग वहां चलता रहता है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी गोल्स हैं वो उनके इलेक्टोरल गोल से लिंक है, तो उन्होंने ऐसी चीजें जरूर करनी होती है, तो फौज को फिर एज ए वो टूल यूज करते हैं ताकि वो अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको इनहेंस करें। इसीलिए तो कहा जाता है कि अब इंडियन फौज जो है वो दिल से नहीं लड़ती थी, बिकॉज उनको पता है कि ये हमें एक अननेसेसरी वॉर में लेके जाया जा रहा है। तो मुझे लगता है वो जो टूल्स है वो उनको एक बहुत ज्यादा गलतफहमी थी, और वो समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिकल चैलेंजेस में फंसा हुआ है, इसकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के मसले हैं, तो शायद हम जो भी करेंगे तो ये हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। वो बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन। और अभी इंडिया के अंदर जितने भी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट और जो लोग थे उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान को मिसकैलकुलेट किया कि ये अपनी पॉलिटिकल चीजों में मसरूफ है, बल्कि उनको ये पता चला कि ये तो बिल्कुल रेडी है, और सिर्फ एक डोमेन में रेडी नहीं है, ये तो हर डोमेन में रेडी है। हम आप स्पेस की बात करें, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, सी नेवी की बात करें, तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज थी। और दे नेवर थॉट कि इसकी ये स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और एक और चीज भी है, अमेरिकी जब भी नई लीडरशिप आती है अमेरिका के अंदर, तो इंडियन गवर्नमेंट हमेशा उसकी अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ करने की कोशिश करती है। और फिर इस तरह के दहशतगर्दी का वाकया करवा दो, जब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट भारत में हो, मोदी साहब उस वक्त सऊदी अरब में, तो उसके वो कॉन्सिक्वेंसेस और आप पिक्चर देखें किस तरह की ड्रॉ हो रही थी। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें मिसकैलकुलेट कर बैठे। और फिर उनको ये भी था कि हमारे तो ग्लोबल बहुत सारे पार्टनरशिप्स हैं, हमारी तो ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, सिर्फ $20-22 अरब से ज्यादा तो असला उन्होंने सिर्फ अमेरिका से खरीदा हुआ था। तो वो शायद बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर बैठे अपनी फौज की ताकत को। डॉक्टर साहब, हमारी जो आज ग्लोबल स्टैंडिंग है, दुनिया हमें ज़ाहिर है जिस नज़र से देख रही है, दुनिया हमारी तरफ इसलिए देख रही है कि हम अमन करा सकें, हम तस्वीर करा सकें, हम राज़ीनामे करा सकें, हम ग्लोबल अमन में कंट्रीब्यूट कर सकें। और हमने देखा कि ऑपरेशन मारका हक बुनियाद मरसूस हम आज जिस मकाम पे मौजूद हैं उसकी बुनियाद बना, वहाँ से हमारा ये सफ़र शुरू हुआ। अब भारत तो जितनी मर्जी फिल्में बना ले, अपने लोगों को गुमराह करने की जितनी मर्जी कोशिश करता रहे, लेकिन दुनिया आपको लगता है कि हमें अब किसी और नज़र से इसीलिए देख रही है क्योंकि हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को इस तरह शिकस्त फाश दी है? डू यू थिंक दैट इज़ अ कंट्रीब्यूटर? देखिए, बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि दुनिया ये समझ रही थी कि हम तो इंडिया को तैयार किया जा रहा है चाइना का मुकाबला करने के लिए, और ये जितनी बड़ी पिछले 20-22 साल से जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी वो इंडिया के अंदर इसी सेंस में हो रही थी। लेकिन उनको ये चीज का एहसास हुआ कि आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर दी, आपने मिलिट्री हार्डवेयर भी दे दिया, आपने पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी दे दी, लेकिन फिर भी ना फौज लड़ सकी। देखिए, ये एक जैसे बैटलफील्ड फेलियर भी था, फिर ये पॉलिटिकल फेलियर भी है, फिर साइकोलॉजिकल फेलियर भी है इंडिया के लिए, सोसाइटियल फेलियर भी है। तो वो उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि पाकिस्तान जो है ये हम इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, और हमने ना तो इनको डिफेंस मिलिट्री हार्डवेयर इतने सालों से दिया, एक अपार्थाइड किस्म की सिचुएशन में थे कि भाई हमें, और आज भी इंडिया ये कोशिश यही करता है कि पाकिस्तान को दुनिया को कोई मिलिट्री हार्डवेयर ना मिले। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में और एंगल से देख रही थी, लेकिन अब आप देखें हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से हम दुनिया में जिस तरह रेलिवेंट है। प्रेसिडेंट ट्रंप आए रोज पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जिक्र करते हैं। सो मुझे लगता है कि ये जो एक पॉलिटिकल और मिलिट्री और पूरे जो सोसाइटी के अंदर जो साइनर्जी नजर आ रही है, ये पहले कभी भी नजर नहीं आ रही थी, और अब दुनिया देख रही है कि ये मजबूत मुल्क है।
एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है, डायरेक्शन भी है। और जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो सारी दुनिया ये महसूस करती है कि इन्होंने महसूस किया कि ये इकट्ठे भी हो जाते हैं। और हमने देखिए डिलीवर भी किया, जब मिलिट्री डोमेन की बात थी तब भी डिलीवर किया, जब दुनिया को ये पता चला कि ये अमन के दाई हैं, उस वक्त भी जब सीज फायर हुआ, हालांकि हम बेहतर पोजीशन में थे, हम और भी इंडिया को मार सकते थे, लेकिन हम सीज फायर की तरफ गए। और अब दुनिया ये महसूस कर रही है कि अरेबियन सी से लेकर मेडिटेरेनियन तक ये वो मुल्क है जिसकी तरफ दुनिया देख रही है कि फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट में जिस तरह अच्छा, अब जो चीज़ें तब्दील हुई हैं, अब बताइएगा, एक नया सिक्योरिटी पैराडाइम भी आप देख रहे हैं। मतलब हमारा इत्तेहाद, हमारा डिफेंस पैक्ट विद सऊदी अरेबिया तो है ही, फिर उसमें तुर्की को भी हम अगर डाल लें या इजिप्ट को भी डाल लें, ये जो जिसे कहते हैं कोऑपरेशन, एक इत्तेहाद इस खित्ते में उभर कर सामने आ रहा है। और इसके मद्दे मुकाबिल भी एक इत्तेहाद ही समझ लीजिए एक है मौजूद, उसमें भारत है, उसमें इजराइल है, उसमें और भी खित्ते के ममालिक हो सकते हैं। सो ये कितना बड़ा चेंज है या शिफ्ट है? देखिए, जारी बात है, भारत और पाकिस्तान की जंग के बाद जो हमारा एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, आप देखिए पाकिस्तान की फौज वो फौज है जिसको एजाज हासिल है कि वो हरमैन की हिफाजत के लिए मामूर है। उसके बाद जारी बात है, जो अब मिडिल ईस्ट की सिचुएशन डेवलप हुई, हमने देखा पिछले जून में जब ईरान पे हमला हुआ और इसराइल की हमने वॉर, उसकी एक्सपेंशनिज्म के डिजाइन देखे, तो मेरा ख्याल है कि अब तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया ये एक इस तरह के इनिशिएटिव को ले रहे हैं। लेकिन जारी बात है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि वो किस तरह की ये फैसले करते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर, मुस्लिम दुनिया के अंदर पाकिस्तान का ये इमेज अब जारी बात है कि ये वो मुल्क है जो जिसके ऐसे दोस्त हैं जिसे कहते हैं फ्रेंड्स विद लिवरेज। तो हमारे फ्रेंड्स विद लिवरेज भी हैं, हम मिलिट्री कैपेबिलिटी भी रखते हैं। वो समझ रहे हैं कि इनको सिर्फ इस में सिर्फ देखा जाए इंडिया पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में ना देखा जाए, हमें एक रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर मिडिल ईस्ट के अंदर भी देखा जा रहा है। इसीलिए आप देखें कि फील्ड मार्शल ने जो इजिप्ट के दौरा किए, लीबिया के, नॉर्थ अफ्रीका में, तो एक नया मोमेंटम शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ एक नया डिप्लोमेटिक, मिलिट्री डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, स्टेबिलिटी प्रोवाइडर के तौर पर आप कह रहे हैं देखा जा रहा है, एक नया दौर पाकिस्तान को शुरू हुआ है। अच्छा, जाहिर है, लेकिन एट द सेम टाइम हम तो यहाँ पे अमन की भी बात करेंगे, चाहे वो अमेरिका और ईरान हो, वो भी आपको पता है अब मुज़ाकरात का एक दौर हो चुका, उसके बाद भी अब कोशिश है पाकिस्तान के ज़रिए कि मुज़ाकरात कामयाब हों, परमानेंट सीज़ फायर हो और मामलात आगे बढ़ें। भारत में बीजेपी जहाँ अपना पॉलिटिकल असर और रसूख भी बढ़ा रही है, अभी हमने मगरबी बंगाल के इलेक्शंस भी देख लिए, वहाँ पे आपको क्या लगता है जो पॉलिटिकल पिक्चर है हमारे सामने, चाहे वो हिंदुत्व की हो, मुसलमान दुश्मनी की हो, यही अभी सिलसिला चलता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली तो द आइडियल सिचुएशन वुड बी कि दोनों मुल्क जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो इतनी बड़ी आबादी के हामिल हैं, बैठें, अपने मसले हल करें, बात करें। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तो हमेशा से इंडिया के साथ अपने सारे मसले बैठ के हल करना चाहता है और जंग कभी किसी मसले का हल नहीं है। देखिए, हम तो अमेरिका और ईरान को कह रहे हैं कि आप टेबल पे बैठे और बिठाया है, सीज फायर कराया, बिठाया, तो हम इंडिया के साथ भी हमेशा बैठने को तैयार है। लेकिन वहां पे देखिए अब्दुल्ला साहब, माइंडसेट ही चेंज है। वहां पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक ही चीज समझती है। पाकिस्तान के जवानों को कहा जाता है तुम्हारे लिए तो मेरी गोली है। दुनिया का कौन सा वजीर आजम कहता है किसी मुल्क के जवानों के लिए कि तुम्हारे लिए मेरी गोली है? मतलब ये कैसी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है। बाकी दुनिया में जाके आप कहते हैं कि हम इक्तिसादियात की बात करना चाहते हैं, अपने आप को मार्केट के तौर पे पेश करते हैं। नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश में मुसलमान है, उनको भी टफ टाइम देते हैं, घर पे भी मुसलमानों को टफ टाइम देते हैं। आपको पता है बीजेपी जितनी मर्जी सीटें जीत जाए, लेकिन उन्होंने कभी मुसलमानों को कभी टिकट नहीं दी, किसी मुसलमान जो पॉलिटिशियन को। इसी तरह पाकिस्तान को भी इसी लेंस से देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ हमेशा कोशिशें हुई हैं और अभी भी जारी बात है, लीडरशिप ये चाहेगी कि अपने मसले बैठ के हल करें। जब ये वाकया हुआ था पहलगाम का, तब भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑफर किया था कि आए टेबल पे बैठे, तहकीकात कराएं। लेकिन अब हमें मसला है कि देखिए कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई जा रही है, कॉन्टिन्यूसली प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दुनिया को इस चीज की समझ आ रही है कि पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान मुतासर है दहशतगर्दी की जंग से। इंडियन फौज ने कभी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन दुनिया में किए हैं।
वो कभी उन्होंने आप वो अपने आप को कहते हैं कि हम मुतासर हैं। अब हम मुतासर हैं, हमारे यहाँ पे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारी अवाम शहीद हो रही है। हम चाहते हैं इंडिया इस रास्ते को तर्क करे और इंडियन अवाम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिकल मैसेज दे नरेंद्र मोदी साहब को, उनकी सरकार को, कि ये नफरत की सियासत बंद करें, आए टेबल पे बैठें। ये तो जब अवाम ये फैसला करेंगे कि अब नफरत की सियासत बंद होनी चाहिए तभी होगी, वरना तो ये नफरत का जो कारोबार है भारत में चल रहा है और चलता रहेगा शायद। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कमर चीमा, आपने हमें वक्त दिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे और साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, हमारा इंतजार करें। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। सर, आज से 1 साल पहले भारत ने पाकिस्तान पर हमले की गलती की थी और बड़ा नुकसान भी उठाया। मतलब उसके बाद जो जहाज़ गिरे, उनकी फ़ज़ाइया दोबारा फ़ज़ा में नज़र नहीं आई। कितना बड़ा शौक था दुश्मन के लिए? देखिए, 1 साल पहले भारत ने जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, स्टेट ड्रामा किया, तो उसके बाद पाकिस्तान में अटैक कर दिया। और अगर आपको याद हो 7-8 की रात को और दिन को आपको याद है फजर के टाइम पे हमारे DGI ने कहा कि नाउ वेट फॉर अ रिस्पॉन्स। और वो रिस्पॉन्स ऐसी थी मेरे ख्याल में कि जो इंडियन आर्मी, इंडियन लीडरशिप और इंडियन अवाम हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से हमारा वन फायर हुआ, हमारी एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स का जो हाल किया, और फिर हमने जो कश्मीर के अंदर इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर, इनकी गन पोजीशन, इनके सारे हमने इस तरह तबाह किए कि उन्होंने सफेद झंडे उसी दिन रात को ही सफेद झंडे खड़े कर दिए। और फील्ड मार्शल थे आसिम मुनीर ने पूरी कौम को एक छतरी के नीचे इकट्ठा किया। और उसके बाद जिस तरीके से शिकस्त फाश थी 3 दिन के अंदर, इनका मुंह काला किया, दुनिया में ये आइसोलेट हो गए। आपने देखा कि हमने 4 राफेल्स और उसके बाद MiG-29, SU-30, मिराज, इनके 8 जहाज हमने गिरा दिए। और इन्होंने इतने डर गए कि इन्होंने जाके सारे ग्राउंड जहाज किए और जाके छुप के बैठ। एंड वी आर टोटल एयर डोमिनेंस। ये फर्क हुआ हमारे फील्ड मार्शल ने। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बुलाया, सीज पर तो जो होनी थी हो गई। फील्ड मार्शल ने व्हाइट हाउस बुलाया, डिस्कशन हुई, स्पेशल लाइकिंग फॉर हिम। अगर आपको याद हो हमेशा वो कहते थे वेयर इज द फील्ड मार्शल, आई लाइक हिम, ही इज अ गुड गाय, ही इज अ फाइटर। और वहां से जो हुआ वो हमने एक उड़ान भरी। आपने सऊदी अरब में देखा हमारे से दिफाई मुआहदे कर लिए, स्टैटिक दुआई मुआहदा किया है। बाकी ममालिक ने हमारे से अभी कोशिश कर रहे हैं। दुबई में एयर शो हुआ हमारे आपसे, J-70 ने क्या मुजाहरा किया, कितने में ऑर्डर मिले, जब वहां पर क्रैश हो गया। सो इट वाज, आई थिंक पाकिस्तान उसके बदले में मुड़ के नहीं देखा। एंड नाउ सी इस वक्त पाकिस्तान का क्या स्ट्रेचर है और इंडिया का क्या स्ट्रेचर। अच्छा हारिस साहब, अब आज करें तो आज इस खत्ते में हम एक मजबूत पोजीशन में हैं। भारत को भी अब होपफुली किसी मिस एडवेंचर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चीन भी आपको पता है किस तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अब ईरान भी पाकिस्तान का हामी नज़र आता है। रह गया अफ़गानिस्तान। क्या तालिबान रजीम से ये हम उम्मीद रखें कि बदलते हालात को देखकर वो भी अपना क़िबला दुरुस्त करेंगे, अपनी रविश तब्दील करेंगे? देखिए, उन्होंने देख लिया कि इंडिया के साथ जो उन्होंने उनके प्रॉक्सी बने उसमें भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। व्हाट दे हैव डन है, आप मुझे बताइए कि जब अभी ये नरेंद्र मोदी गया था इजराइल, वहाँ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मिलकर कॉन्फ्रेंसी की और हमारी पोस्टों में याद है तालिबान रजीम ने अटैक किया 7-8 पोस्टों में। हमने इनका वो बुरकस निकाला था, तकरीबन 50-60-70 पोस्टों में हमने इनके कब्जा कर लिया, पोस्टें तबाह कर दी, वेपन तबाह कर दिए। 1200-1300 इनके दहशतगर्द थे, इनके फौज जो थे इनके दहशत किए, अफगान तालिबान रजीम के लोगों को हमने मार दिया, वक्तबंद गाड़ियां तबाह कर दी, टैंक तबाह कर दिए। उसके बाद जब हमने एयर स्ट्राइक शुरू की करनी बगराम एयर बेस पे, आप ये देखें कि हमने इनके 100 के करीब ड्रोन तबाह कर दिए। देन इनके तकरीबन 50-60 हजार जो अमेरिकन साफ वेपन छोड़ के गए, राइफलें छोड़ के गए थे, सारी हमने उड़ा दी। इनके हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, वहां टैंक खड़े थे वो उड़ा दिए, इनकी कमर तोड़ दी। एमुनिशन डंप जहाँ थे, इनके फ्यूल डंप थे, जो इनका टेक्निकल सपोर्ट था वो हमने उड़ा दिया। दे आर नाउ ऑलमोस्ट, इनकी कमर टूट चुकी है। तुम्हें इनको पैसा चाहिए, पैसे का लालच है, लुटेरे हैं, इलिजिटमेट गवर्नमेंट है, इन पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, ना ताजिक्स हैं, ना उज़्बेक्स हैं, ना हज़ारास हैं। पश्तून अपने एक ग्रुप बना के जो 40% है वो बैठे हुए हैं। और वहाँ अभी तो वहाँ पर आपके सामने वहाँ पर
जंग लोगों की, स्टूडेंट्स की एक रेजिस्टेंस मूवमेंट चल पड़ी है, वहां पे स्प्लिंटर ग्रुप से वो भी इकट्ठे हो रहे हैं, और फिर अफगान अवाम भी खड़े होने के लिए अभी हमें चाहिए अपनी मर्जी की हुकूमत। अफगान के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आए ताकि उनके हुकूमत आए, उनके दुनिया से सवादी ताल्लुकात हों और इस खत्ते में अमन हो। हमें भी उसमें फायदा होगा कि हमारी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के थ्रू हो जाएगी, हमारा सीपैक बन जाएगा, और इनको भी फायदा होगा। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जाहिर है इनकी तिजारत पाकिस्तान के थ्रू ही हो सकती है, होती रही है। बहुत शुक्रिया आपका हारिस नवाज साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर।